तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2023 में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। तो याद रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार श्रीवास्तव को। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपुल टू ग्रो विद। और श्रीवास्तव से याद आएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी कार्यकारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने। भास्कर बाबू सूर्योदय बैंक के अध्यक्ष बने और दिनेश कुमार शुक्ला ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो आंसर होगा सुजॉय लाल थाउसेन ने। तो आप जानते हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन थे, पंकज कुमार सिंह। लेकिन अभी 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर्ड हो गए और फिर हमारे जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थाउसेन, अभी उन्होंने बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है, मतलब उन्हें एडिशनल चार्ज मिल गया है। बाकी देखो बीएसएफ की बात करेंगे तो जो हम बीएसएफ है ये किस देश के साथ हमारी सीमा पर रक्षा करती है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। और स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को और अभी 1 दिसंबर 2022 को इसने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, के.एफ. रुस्तम जी। याद रखना बीएसएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट टुकड़ी और ऊंट सवार बैंड है और बीएसएफ विश्व का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते भी है। आप जानते हो अनीश दयाल सिंह ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे। अतुल करवाल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने और शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो आंसर होगा इनासियो लूला डी सिल्वा ने। तो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसे हराया है, जेयर बोल्सनारो को। तो अभी ब्राजील के राष्ट्रपति है ये लूला डी सिल्वा, इनका नाम याद रखना। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। अभी फिजी देश के प्रधानमंत्री बने थे सितविनीस राबुका। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने लियो वरादगर। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी जनवरी 2023 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी/सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति को। तो अभी सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी/सीईओ के रूप में अभी सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया है और वे किनका स्थान लेंगे, आशीष कुमार चौहान का स्थान लेंगे। अच्छा, मान लो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी/सीईओ कौन बने, यह भी नया अपॉइंटमेंट ही था, 2022 में पढ़ा था आपने, तो आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। और चौहान से मैंने आपको याद करवाया था, हमारे अभी दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं वो है अनिल कुमार चौहान, याद रखना। बाकी केवीआईसी के भी नए सीईओ बने थे विनीत कुमार। प्रसार भारती के सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी और फिक्की के अध्यक्ष बने थे सुब्रकांत पांडा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी एसबीआई फंड्स के नए एमडी/सीईओ कौन बने हैं। तो आंसर होगा शमशेर सिंह। तो अभी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को नए एमडी/सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे, विनय एम टॉन्स का स्थान लेंगे वो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है। अभी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने थे हेमंत गुप्ता और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो आंसर होगा शिवा चौहान। तो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कप्तान है शिवा चौहान, जिनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। वे सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखो आपको बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर
ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक रुक कर लड़ते रहते हैं। और हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था ताकि पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सके। ये वर्तमान में लद्दाख में आता है। और वैसे आश्रिता वी ओलेटी का नाम आपने सुना है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम है शिवांगी सिंह। जबकि अभिलाषा बराक की बात करेंगे तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर ये बनी थी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो अभी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव बने हैं। और ये पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। वैसे एशियाई प्रशांत डाक संघ का हेडक्वार्टर मिलेगा बैंकॉक, थाईलैंड में। आपको याद होगा अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। इसको लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। और याद रखना, भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली कंपनी है ये लार्सन एंड टुब्रो। वैसे वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस ये उसके एक दिन बाद होता है, 10 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछते कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। उसके अलावा याद रखना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा बर्न, स्विट्जरलैंड में। बाकी अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावीर राव। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, कोनेरू हम्पी से एक और प्रश्न आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कब बनी थी? 2019 में। और वैसे सन 2002 में जब वो 15 साल की थी तो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली वे सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी उनका नाम है। आप जानते हो आदित्य मित्तल ये 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। और चेस से ही आपको याद आएगा, अभी जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे हुआ था? ये चेन्नई में, जिसका शुभंकर था, मैस्कोट था थम्बी। उसको किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने जीता। और फिर आपसे पूछे 2024 में जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ पे होंगे? वो हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। और 2026 वाले वो उज्बेकिस्तान में होंगे। वैसे वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। इसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। और अगर आपसे करंट अफेयर्स का पूछेंगे कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा अचंता शरद कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी है। और आप जानते हो भारत में पहली बार चेस अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। आपने जो चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड देखा है, तो यहां से एक प्रश्न बनता है स्टैटिक कि उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ खांचे वो कितने? तो डायरेक्ट याद रखना 204 होते हैं। और फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसका मुख्यालय मिलेगा लुजेन, स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे विश्वनाथ आनंद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। अच्छा, ये वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2022 है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया?
अलमाटी कजाकिस्तान में। 26 से लेकर 28 दिसंबर 2022 तक ये हुआ। और इसमें पुरुषों का टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये कहाँ से? ये नॉर्वे से है। अभी वर्तमान में चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये, और इस तरह से ये उनका चौथा खिताब भी है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी विजेता रहे थे। यहाँ पे अगर हम महिलाओं के टूर्नामेंट में बात करें तो विजेता कौन रही है? चाइना की टेन झोंगयो। तो पुरुषों का मैग्नस कार्लसन ने जीता है और महिलाओं का चाइना की टेन झोंगयो विजेता रही है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने। तो अभी बीसीसीआई ने 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के तौर पर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को चुना है। ऋषभ पंत ने 2022 में 7 टेस्ट में 2 शतकों और 4 अर्धशतक की मदद से 680 रन बनाए। पर आपको पता है बेचारे का भी लास्ट में जाते जाते 2022 के जाते जाते इनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ है। अब तो बस गॉड से यही दुआ है कि जल्दी से रिकवर हो जाएं ये, वरना एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ था। वहीं पे अगर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो 2022 में 5 टेस्ट में 2.31 की औसत से 22 विकेट लिए इन्होंने, और बुमराह ने 2 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। अच्छा, बीसीसीआई से एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसके अभी नए अध्यक्ष कौन कौन बन गए सौरव गांगुली की जगह? तो आंसर होगा रॉजर बिन्नी। ये जरूर याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो आंसर होगा अल नस्सर। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्सर को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने 2.5 साल का अनुबंध किया है, उसके साथ करार किया है। और अभी उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ दिया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वो रियल मैड्रिड क्लब के साथ थे। वे पुर्तगाल देश से हैं। और अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें उन्होंने 1 गोल किया था, और विश्व कप में कुल मिलाकर 15 गोल किए थे। अल नासर फुटबॉल क्लब ये रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहाँ पे हुआ था ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022? ये कतर में हुआ था। ये इसका 22वां एडिशन था। और फाइनल किस किस के बीच खेला गया? फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। और अगर पूछा जाए कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? लियोनेल मेसी को। और ये 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना के हैं। और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे सबसे ज़्यादा 8 गोल किए थे इन्होंने, तो उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला। और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो हैं। और ये अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भी नए चीफ कौन बन गए? कल्याण चौबे बन गए। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा कौस्तव चटर्जी। तो अभी कौस्तव चटर्जी ये भारत के 78वें 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनकी उम्र है 19 साल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर ये विश्व शतरंज संगठन जो है फिडे, उसके द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि होती है। इससे पहले 77 नंबर के थे आदित्य मित्तल, और उससे पहले 76 नंबर के थे प्रणव आनंद। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा बीसीसीआई। तो अभी बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है, और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। यो-यो टेस्ट ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है, और डेक्सा एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। अगर यो-यो टेस्ट को थोड़ा समझने चाहो तो ये बीप टेस्ट के जैसा होता है। एक रनिंग टेस्ट होता है ये, जिसमें 2 सेटों के बीच में दौड़ लगानी होती है, और ये जो 2 सेट है इनके बीच की दूरी 20 मीटर की होती है। मतलब करीब करीब जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी लंबाई के बराबर। तो इस दौरान खिलाड़ियों को एक सेट से दूसरे सेट तक दौड़ना होता है,
और फिर दूसरे सेट से पहले सेट तक वापस आना होता है। और एक बार इस दूरी को तय करने पर एक शटल पूरा होता है। तो टेस्ट की जो शुरुआत है वे 5वें लेवल से होती है और ये 23 लेवल तक चलता है। और हर एक शटल के बाद दौड़ने का समय कम होता रहता है, लेकिन दूरी उतनी रहती है। तो अब भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट में 23 में से 16.5 स्कोर लाना होगा। ये जो योयो टेस्ट है इसे इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट भी कहते हैं। और जो डेक्सा टेस्ट है वो मैंने आपको बताया, हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए इसे करवाया जाता है। बाकी बीसीसीआई की बात करोगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अध्यक्ष नए बन गए, अभी 36वें नंबर के बने हैं, रोजर बिन्नी उनका नाम है। सचिव तो जय शाह हैं। अभी हमने पढ़ा था बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मेंस के रूप में चुना है, तो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। और अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो अभी उन्होंने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। और गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाने की घोषणा की। जुआरी ब्रिज ये उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच में एक पुल है जिसकी लंबाई है 640 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां पे किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अभी कहां पे बना, तो आंसर होगा वियतनाम में, जिसकी लंबाई है 632 मीटर और उस पुल का नाम दिया है व्हाइट ड्रैगन। जबकि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पे बना है, तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य में, और इस पुल का नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है। अभी भारत के नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भी बना है जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर। चलिए फिर बताइए, अभी भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहां पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी पुणे नगर निगम ने शहर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसे खत्म करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। अब वे क्या करेंगे, इस कचरे को यूज करके इससे वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो कचरा है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, उसका हम सही से मैनेजमेंट कर सकेंगे, और दूसरा हम उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन की कमी भी आएगी। तो याद रखना, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये पुणे में स्थापित करेगा। आपको याद है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। आपको इसी तरह से याद होगा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पे शुरू हुआ था? मुंबई में। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि किस आईआईटी ने ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक तकनीक विकसित की थी? तो कौन सा आईआईटी था? आईआईटी खड़गपुर था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस शहर में चालू की जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में शुरू होगी। इसे दिसंबर 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये मेट्रो लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और किस नदी के नीचे चलेगी? तो हुगली नदी के नीचे, लगभग आधा किलोमीटर ये नदी के नीचे चलेगी। देखो, आपको बता दूं, भारत की जो पहली मेट्रो रेल सिस्टम है 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी। और आप तो जानते ही हो, भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है, तो उसमें 17वां यही है कोलकाता मेट्रो। आपको याद है, अभी अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन बना था कोलकाता। चलो आप तो ये बताओ, दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा चाइना में। वहां का जो टोटल मेट्रो नेटवर्क है वो 831 मीटर का है। तो ये पॉइंट्स आप रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चाइना।
तो चाइना ये हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अच्छा, अगर ये दुनिया का दूसरा है तो विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जर्मनी। अभी सितंबर 2022 में ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। और भारत में अगर बात करें तो हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि भारत में दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी ट्रेन हम शुरू कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। आपको याद है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अभी हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया था मुंबई में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देखो, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा स्मार्ट। तो अभी सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया। यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब हो गया? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अच्छा, आयुर्वेद से आपको याद आएगा एक आयुर्वेद दिवस मनाते हैं हम लोग। और ये किस दिन मनाते हैं? ये धनवंतरी जयंती को यानी कि धनतेरस के दिन मनाते हैं। 2022 में हमने ये 23 अक्टूबर को मनाया था। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आपको याद होगा भी दिसंबर 2022 में नवी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पे खोला? तो आंसर होगा जामनगर गुजरात में। अभी किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अभी इन्होंने कहा आयुष उत्सव का आयोजन किया था? तो आंसर होगा कश्मीर में। अच्छा, वैसे आयुष की क्या फुल फॉर्म होती है? ए मतलब होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू हो गया यूनानी, एस से मतलब हो गया सिद्धा और एच मतलब हो गया होम्योपैथी। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 को शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जो मतदान है वो 89.5% रहा था। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग ये चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। वैसे त्रिपुरा में विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 60 है, 60। अच्छा, अगर भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। 2-3 पॉइंट आप याद रखना, जैसे कि भारतीय चुनाव आयोग ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को, नेशनल आइकॉन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी गरुड़ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के टशीगंग में। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो अभी इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया और इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। और ये जो नीलगिरी तहर पशु है ये मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसे IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो परियोजना है इसको 2022 से 2027 तक शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार 25.14 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कौन? तमिलनाडु।
फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा आर के कृष्ण कुमार। तो टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे आर के कृष्ण कुमार और अभी इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं, सन 2009 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद होगा कुछ समय पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री का भी निधन हो गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अभी 2022-2023 के जो आईपीएल है उसके लिए जो स्पॉन्सर है वो कौन बना था? टाटा ग्रुप। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भारत में, उड़ीसा में, उसका स्पॉन्सर बना है टाटा स्टील। और वैसे टाटा ग्रुप का जो एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है? टाटा न्यू। और टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? टाटा प्ले कर लिया। अच्छा, जो हमारे रतन जी टाटा हैं उनकी जो जीवनी है उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, और उसको लिखा है किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अभी उनको असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, असम वैभव जिसको कहते हैं। और अगर पूछे एक सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में पहले स्थान पे कौन रहे थे, यानी कि टॉप पे, तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर होगा पोप। पोप क्या होता है? मतलब ये एक उपाधि दी जाती है जो रोम के बिशप होते हैं उनको दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है उसे। और ये कहाँ से थे? ये वेटिकन सिटी से थे और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, निधन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका भी 2022 में निधन हुआ, जैसे कि एक सिंधुताई सकपाल का नाम याद रखना, अनाथ बच्चों की माँ के नाम से मशहूर थी, ये इनका निधन हो गया। अगर पूछे देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, इनका भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से थे। और भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंगल। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम था जयंती पटनायक। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, उनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, उनका भी निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से मशहूर थे इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। और एक बंगाली गायिका थी संध्या मुखर्जी, उनका भी निधन हो गया। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? 2022 में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरिंदर सिंह कपानी का निधन हो गया। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक यानी कि इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। भजन सोपारी का निधन हो गया, संतूर वादक थे ये, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। एक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, कत्थक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से थे ये। और एक पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया, वो भी संतूर वादक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। तो याद रखना, वैश्विक परिवार दिवस, इसको वैश्विक शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे सन 2000 में शुरू किया गया था, हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं ये। और देखो, इसे याद रखने के आप ट्रिक भी बना सकते हो। हमने कहा वैश्विक परिवार दिवस, परिवार मतलब क्या होता है? परिवार मतलब होता है एकता। तो एकता से आ जाएगा 1 तारीख, और महीना कैसे निकालोगे? तो परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो सब एक होकर रहते हैं। और लोगों को क्या बोलते हैं हम? जनता। जनता मतलब जन, जन से आ जाएगा जनवरी, और सब एक होकर रहते हैं तो 1 तारीख आ जाएगी, तो 1 जनवरी। मतलब ऐसे बना सकते हो आप, थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, आपको याद आ जाएगा। और इसकी थीम क्या है? परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। देखो, फैमिली से 2 डे में आपको और बता रहा हूं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है, वो हम 15 मई को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी कि परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, वो हम 16 जून को मनाते हैं। अभी एक बुक आई थी जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसको एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है, उनका नाम क्या है? साइमन सेबाग। तो वो भी ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 65वां। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। तो आप देख लो,
1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है। देखो, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने का स्थापना 1958 में होती है। और अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए? समीर वी कामत बन गए। नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की थी? तो आंसर होगा स्पेस। चलिए फिर बताइए, अभी आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो बताता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, जिसकी निपटान दर मात्र 14% है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई एक्ट अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी 2023 में ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? नागपुर में। याद रखना, ये इसका 108वां संस्करण था। कब? 3 जनवरी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित कर रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि 2022 में जो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, उसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा बंगलुरु, कर्नाटक में। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और अगर बात करें कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना ये कब और कहां पे हुई थी, तो 1914 में कोलकाता में हुई थी। इसके अलावा याद रखना, अभी नवंबर 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। और अभी फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है, इसका आयोजन कहां पे होना है? तो आंसर होगा मुंबई में। अभी दिसंबर 2022 में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। और 2022 में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था, वो बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। और अभी 2022 में ही वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन हुआ था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और 2022 में जो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो डेटा साइंस में आईआईटी मद्रास ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता, जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, उसने लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और आईआईटी मद्रास से याद आए तो अभी समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक इन्होंने विकसित की थी। आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट है होमोसेप, उसको डेवलप किया था, जो कि सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। और अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया था आईआईटी मद्रास ने। और अभी आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट भी डेवलप किया था। आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों को भारत की पहली इमारत का उद्घाटन ये आईआईटी हैदराबाद में ही किया गया। अभी आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। और आईआईटी रुड़की से आपको याद आएगा,
अभी आपको याद होगा ना कि भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, उत्तराखंड। तो उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने ही बनाया था। आईआईटी रुड़की ने ही किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, वो स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की में ही। और आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था, उसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा ग्लासगो में। ग्लासगो का है स्कॉटलैंड में। तो स्थानीय परिषद के द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। ये 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। अच्छा, स्मारक से अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गुजरात के भुज में, और उसे नाम दिया था स्मृति वन। वैसे अभी नवंबर की बात है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने थे? नाम याद रखना, किशोर कुमार बसा। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पे खुलेगा? पश्चिम बंगाल में। यह है वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो कि इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। अभी दिल्ली के अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, पढ़ा था आप लोगों ने। तो प्रश्न क्या था? ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा? ग्लासगो में, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं और जो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, अमित शाह, अभी उन्होंने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। ये देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 6ठा जासूसी प्रशिक्षण संस्थान होगा। अच्छा, ये 6ठा है तो पहला कहाँ पर है? पहला मिलेगा आपको कोलकाता में, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। बाकी आपको हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, जयपुर में और गाजियाबाद में मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुष मंत्री ने, जो सर्बानंदा सोनोवाल है, उन्होंने कहाँ पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी में। आपको याद है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। फिर बताइए, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। और योजना का उद्देश्य है कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाना। और आपको याद होगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये बना है लेह एयरपोर्ट, जो कि आपको मिलेगा लद्दाख में। और वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन का शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब का रखा था? 2041 का। अभी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अलुवा में एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल घोषित किया था। उसके अलावा अभी जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 आया था, उसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है। चौथे पे डेनमार्क और भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा। अच्छा, वैसे 2030 से ही आपको याद आएगा भारत के मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य ये 2030 है, और टीबी खत्म करने का लक्ष्य है 2025। बाकी देखो, रेलवे से तो आप याद रखना, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे, और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। इतना आप याद रख लेना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, जिन्होंने केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो 1 से लेकर 3 जनवरी 2023 तक पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल ने इस इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया। और आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का जामताड़ा ये बना है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, तो आंसर होगा झारखंड।
और किस राज्य ने अभी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया था? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा पुथु वायल नारायण पन्निकर। ये केरल से थे और भारत इनकी पुण्यतिथि को यानी कि 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख ये कौन थी? तो वे भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। IACP मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। निजात अभियान की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक नशा मुक्ति अभियान है। तो अभी इस अभियान को लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है। अब देखो, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़।